हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 महासागरीय जल को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल के अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल के प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण। जलीय चक्र। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जाता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जल चक्रीय पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल का सतत आदान प्रदान से भी है। ये आपका कुछ दिखाया गया, जलीय चक्र को दिखाया गया है। ये आपका वाष्पीकरण हो रहा है महासागर से, संघनन हो गया, फिर उस संघनन के बाद वर्षण हो गया। ये आपका वाष्पोत्सर्जन के हो रहा है। ये आपका ये पेड़ पौधा से यहाँ भी संघनन हो रहा है और ये भूमिगत प्रवाह हो रहा है। वर्षण हो रहा है, वर्षण के बाद मृदा में वेधन, उसके बाद भूमिगत प्रवाह, वाह मतलब बहना, फिर महासागर में गया। फिर ये आपका जल चक्र इसी को दिखाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं। महासागर में 97.25% जल है और हिमानी में 2.05%। ये पूछा जाता है। भूमिगत जल में कितना है? 0.68%। और झील में आपका कितना है? 0.01%। और मृदा में नमी ये कितना है आपका? 0.005%। जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं। घटक और प्रक्रियाएं को दिखाया गया है। महासागरों में संग्रहित जल, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और उदरपातन। उदरपातन हो गया ठोस से डायरेक्ट गैस के रूप में, और वाष्पोत्सर्जन ये आपका पेड़ पौधा से होता है, पेड़ पौधों से। और वाष्पीकरण हो गया महासागरों से। वायुमंडल में जल, संघनन, वर्षण। संघनन के कारण ही वर्षा होता है। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना। धरातलीय जल बहाव, जलधारा के रूप में ताज़ा जल संग्रहण व जल रिसाव। भौम जल संग्रहण मतलब भूमि जल। भौम जल का विसर्जन एवं झरने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% महासागरों में। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी का नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है।
नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के वितरण। महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर। अनेक समुद्र खाड़ियाँ, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग जल तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ऊबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्थल का विभाजन। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। महासागरीय शेल्फ। शेल्फ क्या हो जाएगा आपका? तट। महासागरीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान। महासागरीय गंभीर है। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयाँ एवं गड्ढे। महाद्वीपीय शेल्फ मतलब तट। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट पर इत्यादि। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। ये कुछ दिखाया गया है आपको। महासागरीय अधस्थल के उच्चावच को दिखाया गया है। ये महाद्वीपीय किनारा हो गया, ये महाद्वीपीय शेल्फ, ये वाला पार्ट, और ये शेल्फ विभंग हो गया। महासागरीय गर्त हो गया ये वाला पार्ट, और ये आपका ढाल हो गया, ये ढाल। महाद्वीपीय उभार, ये उभार हो गया। भूपट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? सियाल, आपका सिलिका और एल्युमिनियम। ये आपका महाद्वीपीय किनारा को दिखाया गया है। ये आपका गंभीर समुद्री खाई को दिखाया गया है, ये वाला, और ये मैदान वितलीय पहाड़ी को दिखाया गया है। निमग्न द्वीप को दिखाया गया है, ये समुद्री टीला, ये वाला पार्ट समुद्री टीला। भूपट्टी गंभीर महासागरीय बेसिन को दिखाया गया है इसमें। मध्य महासागरीय कटक को दिखाया गया है इसमें। आपका ये कटक हो गया, ये वाला कटक। रिफ्ट, विभंग, ये आपका विभंग। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ
को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 2 से 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्ड एवं खाइयाँ दिखाई देती है। गंभीर सागरीय मैदान गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है, 3 से 6 किलोमीटर। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। महासागरीय गर्त ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में। उच्चावच की लघु आकृतियाँ। ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियाँ महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती है। मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्परेर समुद्री टीला, जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एम्परेर समुद्री टीला कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, और वो भी हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है। ये सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। यह गहरी घाटियाँ होती है जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियाँ के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। हडसन। निमग्न द्वीप। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। प्रवाल द्वीप। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाएगा? ये उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे होते हैं। ये समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे तथा या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। महासागरीय जल का तापमान। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापमान व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। बिल्कुल घटेगा। ये आपका हो गया विषुवत रेखा हो गया। ये ध्रुवों की ओर तो घटेगा ही घटेगा। ध्रुव की ओर घटेगा क्योंकि ये वाला पार्ट गर्म रहता है।
स्थल एवं जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवनें स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों को तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। ये पूछा जाता है, ये लेब्राडोर धारा कौन सी है? तो ठंडी जल धारा है। और ये आपका हो गया ये गल्फ स्ट्रीम, ये आपका गर्म जल धारा है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहराई परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होता है एवं कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ये कुछ फिगर को दिया गया है ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन। आइए देखते हैं। यह आपका आरोही तापमान हो गया, ठीक है, 4, 8, 12 और ये 500, 1000, 1500 दिया है। बढ़ती हुई गहराई मीटर में दिया हुआ है। ये आपका ये 4 डिग्री पर, ये यहाँ पर 4 डिग्री पर क्या होगा? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरे परत, जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंड होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिका वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। औसत तापमान कितना हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस महासागरों की। और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होती है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि
इसके उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र 12.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। देखते हैं 12.4 को देखते हैं। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारेषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होता। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। ये आपको दिखाया गया है महासागरों की सतह के तापमान डिग्री सेल्सियस का स्थानिक प्रतिरूप को दिखाया गया है। यह आपका विषुवत हो गया। 25 डिग्री दिखाया गया, यहाँ पर 28 डिग्री 28 डिग्री। ये ऊपर जाते हुए घटते जा रहा है क्योंकि ध्रुव की ओर घटेगा। और इसका जो औसत तापमान हो गया महासागर का औसत तापमान कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा आपका क्या कहते हैं ऊपर की तरफ होगा। महासागरीय जल की लवणता, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता का वह शब्द जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है, इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग परसेंटेज नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं डिवाइड बाय 1000 या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। पीपीटी क्या हो जाएगा पार्ट्स पर 1000 हो जाएगा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र मृत सागर 238/1000। ये मृत सागर कौन कौन से देश में पाया जाएगा? जॉर्डन, इजराइल, ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, और फिलिस्तीन। टर्की का वान झील सबसे ज़्यादा। ग्रेट साल्ट झील 220/1000। ये कहाँ पाया जाएगा? यूएसए। लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% में से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्रों का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह यहाँ तक 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है।
अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपका हो गया, एक मिनट, ये आपका हो गया ग्लोब हो गया, ये आपका हो गया विषुवत और ये कह रहा है आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ कह रहा है और 20 डिग्री वेस्ट बोल रहा है, 20 डिग्री वेस्ट बोल रहा है। ये आपका हो गया, ये बीच में हो गया, ये अरे यार क्या हो गया, ये आपका विषुवत हो गया, ये आपका हो गया 20 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ हो गया ना। क्या हो रहा है ये हो गया विषुवत, ये हो गया आपका 20 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ और ये वेस्ट में कह रहा है ना, ये हो गया वेस्ट, कितना कह रहा है 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट और ये आपका हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट। ये वाला पार्ट बोल रहा है। इस वाले पार्ट में क्या होगा, लवणता ज़्यादा होगा, लवणता ज़्यादा होगा, इसी को समझाया गया है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तर अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। मतलब आपका हो गया अरब सागर में ज़्यादा होगा और बंगाल की खाड़ी में कम होगा। विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाता है। ठीक है, हम देखते हैं। ये आपको दिखाया गया है, महासागरों के सतही लवणता का वितरण को दिखाया गया है। ये आपका ये विषुवत हो गया आपका रेखा, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, ये आपका 37 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाता है या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों की सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, मतलब गहराई को क्या कहेंगे, हेलोक्लाइन, ये पूछा गया है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। क्या नहीं है, जल योजन नहीं है, वाष्पीकरण है, वर्षण है, संघनन है, संघनन के कारण वर्षा ही होता है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होती है, कौन कौन सा है, 200 से 2000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है। महासागरीय गंभीर नहीं पाया जाएगा। लवणता के प्रति
लवणता के प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, 1000 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया करके मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।